ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो ठीक, पहला आपका न्यूज़ का ये रहा, इंडिया सेट टू एक्सीड क्लाइमेट टारगेट। ठीक है, ये कल के न्यूज़ का था। असल में ये मोदी जो है वो आपकी G20 की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ठीक है, उसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जो टारगेट रखे गए थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड आफ्टर द पेरिस एग्रीमेंट, कि हम लोग जो है अपना जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है, ध्यान रखना पेरिस एग्रीमेंट में क्या रखा गया था कि जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो 1.5 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही बढ़ने देंगे, कब तक? 21st सेंचुरी तक आते आते। ठीक, ये उन्होंने टारगेट रखा था आपका। तो इसमें जैसे ये कहा गया है कि उसमें इंडिया को जो रखना था टारगेट, वो रखना था कि 21%, अगर थोड़ा छोटा है तो मैं लिख देता हूँ कि 21% जो कार्बन का इमिशन था, ठीक है, जो कार्बन का इमिशन था वो हम लोग को कम करना था। लेकिन हमने उससे ज़्यादा एफर्ट किया है और हमारा ये टारगेट है कि हम 21 की जगह लगभग 35% कम कार्बन का इमिशन करेंगे बाय 2030 तक। 2030 तक आते आते हम इतना कार्बन का इमिशन कम करेंगे, जबकि हमारा प्रोजेक्टेड टारगेट था 21%। और उसकी वजह ये बता रहे हैं कि हम क्यों इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो ये है कि आपका एक ISA बना था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसके बारे में सर्च करना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें आपके 121 कंट्रीज हैं और इसमें वो कंट्रीज हैं जो आपके कैंसर, यानी कि ये कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में होती है। ठीक है, तो उसमें भाई इंडिया भी आ गया आपका। तो ऐसे करके 121 कंट्री है ऑल ओवर द ग्लोब। वर्ल्ड में आप जाओगे, अफ्रीका में काफ़ी कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं आपकी, ऑस्ट्रेलिया आपका हो गया, एशिया में काफ़ी कंट्रीज हैं। तो उनका ग्रुप बना है 121 कंट्री का, उसका नाम क्या दे रखा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सन की एनर्जी है उसको जितना ज़्यादा हो सके हम कन्वर्ट करें, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए साफ सी बात है, आपने पढ़ा ही होगा, सोलर पैनल्स जो होते हैं उनका इंस्टॉलमेंट सरकार कर रही है और इसमें आपको क्या दे रही है? आपको सब्सिडी दे रही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इसमें आपको क्या दी जा रही है? सब्सिडी। आपने एक स्कीम सुनी होगी, शायद आप लोग के यहाँ स्टेट में हो, रूफ टॉप सोलर स्कीम, सुनिए इसके बारे में किसी ने? रूफ टॉप सोलर स्कीम। यस सर। ठीक है, इसमें आपको 40% क्या मिलती है? सब्सिडी मिलती है। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में आ सकता है। 3 किलो वाट तक का अगर आप प्लांट लगाते हैं, 3 किलो वाट, सॉरी केजी हो गया, तो 3 किलो वाट तक का प्लांट लगाते हैं तो 40% सब्सिडी। और 3 किलो वाट से ऊपर का, यानी कि मान लो आप 5 किलो वाट का प्लांट लगा रहे हो, तो आपको मिलेगी 20% सब्सिडी। एंड दैट सब्सिडी हैज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वजह ये है कि अगर आप यहाँ पर देखो, इधर ये जो मैंने बॉक्स बना रखा है, वी हैव एन इवन मोर एम्बिशियस टारगेट 450 गीगावाट ऑफ एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। तो यहाँ से एग्जाम में आ सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस कितने गीगावाट की टारगेट रखा है, तो आप टिक करोगे 450 गीगावाट, कब तक? 2030 तक। तो इसमें ऐसी अचीव होगा कि हर घर में जो जिनकी अपने अपनी छत है और आपकी अच्छी खासी जगह है, तो वहां पर वो क्या इंस्टॉल करेंगे? आपके ये सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे, और कर भी रहे हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो एक ही है। तो यहाँ से हमें 3-4 चीजें एक बार आपको सर्च करनी है और उसके नोट्स बनाने हैं। सबसे पहला हो गया आपका क्या? पेरिस एग्रीमेंट। उससे थोड़ा क्वेश्चन बन सकते हो कि पेरिस एग्रीमेंट की शर्तें हैं कि हमको 2 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखना है। दूसरा, इसको लिखते हो तीनों, पेरिस एग्रीमेंट हो गया। तीसरा आपका दूसरा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी मैंने बता दिया कि 121 कंट्रीज हैं, थोड़ा और सर्च करना है इसके बारे में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यहाँ से एक हमको ऐसा फैक्ट मिल रहा है जो आपके MCQ क्वेश्चन में आ सकता है। थर्ड फैक्ट जो हमको मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि सोलर जो पैनल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, हाउ सोलर पैनल्स प्रोड्यूस दी इलेक्ट्रिसिटी। भाई सन की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक ये सर्च कर लेना। किसी को अंदाजा वैसे कुछ? अभी अगर कभी कभी क्लास 10th में आपने पढ़ा था फिजिक्स क्या में, सर? सोलर पैनल से बिजली कैसे बनती है? हाँ, क्या कहते हैं, सूर्या? पता नहीं सर, इसका आइडिया नहीं है। 10th में पढ़ा नहीं था? फोटोन, सन से क्या निकलता है आपका? हाँ, फोटोन के पैकेट्स आते हैं। ठीक है, हाँ। फोटोन के जो पैकेट्स होते हैं वो जब उनमें एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ बंडल्स बोलते हैं उसको, जब वो स्ट्राइक करते हैं तो सोलर पैनल्स जो होते हैं ना आपका, उसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव होता है। तो जैसे ही आपका ये फोटॉन्स पॉजिटिव सेक्शन पे पड़ते हैं तो वहां से क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। और हम सब ने पढ़ा, अगर आपने किसी की भी एग्जाम 12th में PCB होगा,
फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी या पीसीएम भी अगर आपके पास होगा तो आपकी फिजिक्स आपने पक्का पढ़ा होगा 12th लेवल का, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी सर्किट में, यानी कि अगर ये ए पॉइंट है और आपका एक ये बी पॉइंट है, अगर यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आपके जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि निगेटिव चार्ज होते हैं वो अगर ट्रैवल करते हैं ए टू बी, तो हमेशा जो बिजली बनती है वो बी टू ए की तरफ बनती है। तो बस वही चीज होती है कि लगातार आपके सन से फोटोन के पैकेट्स आ रहे हैं, वो ए पे पड़ रहे हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है, वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और ठीक बी से ए उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में क्या बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। ठीक, और ये बड़ा अच्छा है, 5 किलो वॉट का जो प्लांट आप लगाते हो लगभग आपका एक दिन में 25 यूनिट तक बना देता है वो, 25 यूनिट बहुत होता है, 25 यूनिट। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको तीन वो मिल गए, फैक्ट्स मिल गए जिनको आप लोग सर्च करोगे। श्रेया, श्री लिख दिया इसको, पेरिस एग्रीमेंट, आईएसए और सोलर पैनल्स। Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका ये रहा, ब्रिंगिंग लाइफ बैक टू वेस्टर्न घाट्स ग्रासलैंड। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में ग्रासलैंड है। और देखो यहाँ से कीवर्ड क्या है अगर आपको दिख रहे हो, सबसे पहला आपका नीलगिरी कीवर्ड हो गया, पलानी हिल्स आपका कीवर्ड हो गया, और अन्नामलाई आपका कीवर्ड हो गया। तो ये तीन आपके हिल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये नहीं पढ़ना इन डेप्थ में जाकर कि वो ग्रासलैंड में कैसे करेंगे, फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन को रोक रहे हैं, आपका इलीगल जो कटिंग होती है, माइनिंग होती है, उनको रोका है। हमने मेन तौर पे किसके बारे में पढ़ना है, नीलगिरी, पलानी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स के बारे में। तो उसमें अगर हमें एक छोटा सा मैंने बना रखा है, अगर आप देखें, ये नीलगिरी हिल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम कर्नाटका प्लेटू टू द नॉर्थ बाय मोयार रिवर। तो देखो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाता है ज्योग्राफी का, कि कर्नाटका प्लेटू और नीलगिरी हिल्स के बीच में कौन सी रिवर है, तो आप टिक करेंगे मोयार रिवर्स। ठीक, फिर उसके बाद जो आपका ये नीलगिरी माउंटेन्स है, ये मेन तौर पे अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत कर्नाटका में है, केरला में है, सॉरी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इन तीन जगहों पर ऐसे करके फैला हुआ है। ठीक, और इसमें अगर हम देखें कौन सा नेशनल पार्क है, तो आपको दो नेशनल पार्क के नाम मिल रहे होंगे, सॉरी तीन, एक तो मुदुमलाई नेशनल पार्क, दूसरा मुकुर्ती नेशनल पार्क, और तीसरा आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3-4 फैक्ट्स मिल गए जो एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा इसी में कौन सी, मैं सेकंड की क्या बात की थी, मैंने पलानी हिल्स की बात की थी। तो पलानी हिल्स जो कि एक तमिल वर्ड है, ये आपका कहाँ है, रेंज इन द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो यानी कि पलानी हिल्स जो है वो आपका 2 स्टेटों में फैला हुआ है, केरला और तमिलनाडु में फैला हुआ है। बस इसको इतना याद कर लिया बहुत है, और इसमें अन्नामलाई रेंज जो है ये सब पड़ती है। फिर दूसरा आपका अन्नामलाई या अनामाला हिल्स। ठीक है, अगर आप देखो तो तीसरा वर्ड भी यहीं पर से ले रखा है हम लोगों ने, पहला हो गया नीलगिरी, दूसरा हो गया पलानी, तीसरा आपका हो गया अन्नामलाई। ठीक है, तो ये अन्नामलाई, या इसको कई बुक्स में लिखा हुआ है अन्नामाला हिल्स, ऑल्सो नोन एज एलिफेंट माउंटेन्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था पिछली बार कि एलिफेंट माउंटेन्स कहाँ मिलते हैं, असल में वो अन्नामलाई हिल्स के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, तो अगर देखिए कहाँ पर है, ये बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड केरला इन साउथ ऑफ इंडिया। तो यानी कि ये हिल्स भी जो है अन्नामलाई हिल्स या एलिफेंट माउंटेन्स, ये 2 स्टेटों में फैले हुए हैं, तमिलनाडु में फैले हुए हैं और केरला में फैले हुए हैं। ठीक है, अच्छा, बाकी इनकी एक बार जब और थोड़ा इन डेप्थ में जाओगे तो इनकी पीक्स होती हैं, यानी कि जैसे अन्नामलाई हिल इसमें कोई एक पर्टिकुलर पीक होगी या कोई फेमस टूरिस्ट स्पॉट होगा, ऐसे पलानी हिल्स में भी कोई टूरिस्ट स्पॉट होगा, और ऐसी नीलगिरी में तो काफी क्या है आपके टूरिस्ट स्पॉट है, तो एक बार उनको देख लेना। बाकी जितना ये दे रखा है ये भी सफिशिएंट है आपके लिए पढ़ने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आपका ये रहा, NFHS फाइंड्स जंप इन वैक्सीनेशन। ठीक है, ये NFHS का मतलब हो गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया गया है, इट इज कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करता है, हर एक स्टेट जो आपके 28 स्टेट्स हैं और आपकी जो 8 UT है उनका ये क्या कहते हैं सर्वे वो करता है, कंडक्ट करता है। तो उसने ये पाया कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है या जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो इंडिया में पिछले 8-10 महीनों में, जब से लॉकडाउन हुआ या कोरोना वायरस आया है, ओवरऑल में ये जंप की है, यानी कि जंप इन वैक्सीनेशन। ठीक, और क्या लिखा हुआ है, पार्शियल डाटा शो इम्प्रूवमेंट इन सप्लाई ऑफ वैक्सीन फॉर चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारे यहाँ कौन सा चल रहा है, ये दिख रहा है तीनों को, मिशन व्हाट, इंद्रधनुष। ठीक है, तो मैंने आपको उस दिन बोला था कि ये मिशन इंद्रधनुष जो है वो क्या है, आपका एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यानी कि इसको यूनिवर्सल का सेंस हो गया कि इसको WHO भी वो करता है, क्या करता है, अथॉरिटी देता है या फंड थोड़ा बहुत प्रोवाइड कराता है। और इसमें खास तौर पे जो बेसिक आपकी 7 लाइफ सेविंग वैक्सीन है वही लगाई जाती है। कभी आप किसी डॉक्टर्स के पास जाना, जो प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर्स होते हैं, वो बच्चे को पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी 18-19 वैक्सीन की वो पढ़ा देते हैं, लिस्ट पकड़ा देते हैं,
लेकिन उसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि आपके पास पैसा है तो लगाओ, नहीं है तो ये 7 तो मैंडेटरी लगानी है। और वो 7 कौन सी है? एक तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है डीपीटी, दिख रहा है तीनों को, डिप्थीरिया, ठीक है। ये डीपीटी का इंजेक्शन एक साथ लगता है, ध्यान रखना, ये कॉम्बो लगता है। कभी एग्जाम में आ जाए, वो ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे कि अच्छा बताओ कि इन 7 वैक्सीन जो लाइफ सेविंग वैक्सीन हैं उनमें से ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसका इंजेक्शन कॉम्बो लगता है। इसका ध्यान रखना, कॉम्बो लगता है। आप लोग कभी खैर किसी बच्चे को लेके नहीं गए होंगे, पर मैं गया हूं तो मुझे पता है कि एक कॉम्बो लगता है, डीपीटी का एक साथ लगाते हैं कॉम्बो इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद ये टीबी, चाइल्डहुड टीबी भी हो जाती है बच्चों को, बेचारों को। पोलियो तो खैर आपको पता ही है, वो तो कितने सालों से चल रहा है आपका। और इस समय एशिया में कौन सा कंट्री है जो पोलियो फ्री हो गया है? एशिया में, एशिया में कौन सी कंट्री है जिसको पोलियो फ्री बोला है डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? हाँ श्री, इंडिया। इंडिया क्यों बोला है? और टीबी फ्री, टीबी से कौन फ्री हो गया एशिया में? हाँ सूर्या, कुछ अंदाजा? चलो ये जरा सर्च करोगे आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया? हेपेटाइटिस बी हो गया और आपका मीजल्स हो गया, ठीक। अच्छा, अब मुझे बताना है कि ये जो 7 आपकी डिजीज हैं उनको रोकने के लिए वैक्सीन हैं, इनमें से कौन सी वायरस की है और कौन सी बैक्टीरिया की है? या सारी वायरस है और सारी बैक्टीरिया है? श्रेया? हाँ श्रेया, आवाज आ रही है? यस सर। 12th में थी ना साइंस, बायो? हाँ, बिना बायो के तो फॉरेस्ट्री हो नहीं सकती। चलो क्या, श्रेया श्री बताएंगे, दोनों बायो के हैं। हेपेटाइटिस तो वायरस है सर। अच्छा, हेपेटाइटिस वायरस है, ठीक है। और सर ये कितने आपने बताया? एक हेपेटाइटिस वायरस, एक पोलियो। पोलियो क्या है? तो पोलियो वायरस नहीं है, पोलियो को मैं सर मीजल्स बैक्टीरिया के थ्रू। अच्छा सर ट्यूबरक्लोसिस भी वायरस नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बैक्टीरिया है? नहीं सर, एक और इसका। और क्या, 2 ही तो है खाली, वायरस और बैक्टीरिया तो होंगे, और क्या होंगे भाई? आपको ह्यूमन बीइंग को याद। नहीं हाँ? नहीं सर, ये ट्यूबरक्लोसिस वायरस नहीं है हम्म सर, ये बैक्टीरियल डिजीज ही होगा। वायरस तो नहीं सर, इतना मुझे ध्यान आ रहा है, वायरस नहीं है तो क्योंकि ये तो मैंने कुछ तो बता बोला ही दो। नहीं कुछ। अच्छा भाई, ह्यूमन बीइंग को डिजीज किससे होती है? वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, और किससे होती है? श्रेया श्री, पहले आप बताओ होती किससे डिजीज? ये तो आगे तो बाद में बढ़ेंगे। एक तो वायरस से इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया से होता है, और किससे डिजीज होती है? हाँ सॉरी, फंगल इन्फेक्शन। और एक मिनट आपको जरूर। सर निमेटोड डिजीजेस। क्या एक फंगल हो गया, फिर चौथा किसने बोला था? निमेटोडोडा, वो ठीक है। और क्या है? और 5वां सोचो, एक मिनट। और ही और कोई डिजीज है? हाँ श्रेया। श्री, एक आप लोगों ने वो सुना है, राउंड वर्म? सर एमीबा। हाँ, अमीबा कौन से क्लास का है? राउंड वर्म। एक आपका फ्लैट वर्म, जिसे आप लोग क्या बोलते हो? एस्केलमेंथीज, सॉरी प्लेटिहेल्मिंथीज, फ्लैट वर्म। अमीबा नहीं, छठवां क्या बोलोगे आप लोग? प्रोटोजोआ, ठीक है। सूर्या? प्रोटोजोआ। हाँ, तो छह छह ऐसे आपके कह सकते हो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, नीमाटोडा हो गया यानी कि राउंड वर्म हो गया, फ्लैट वर्म हो गया, प्लेटिहेल्मिंथीज हो गया, और प्रोटोजोआ हो गया। यही ऐसे 4 आपके, सॉरी 6 आपके वो एजेंट्स होते हैं जो इंसानों को बीमार करते हैं, ठीक है, पहली चीज। अब अगर आप इसको इधर देखें, यहां पर देखें, तो आपको इनमें से कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं मिलेगी जो इधर की ओर हो। ये बाकी, ये लास्ट के 3 छोड़ दो, 3 4 5 6 को छोड़ दो।
ये जो वैक्सीनेशन है वो इन्हीं के लिए, किन के लिए, ये जो आपके एजेंट्स हैं, इन्हीं के लिए आपके एजेंट्स हैं वो, ठीक है, और नहीं है। हेलो, चलो, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, तीनों क्लियर हो गया। टिटनेस भी सर बैक्टीरियल है, पोलियो वायरस है। टिटनेस बैक्टीरिया है, हाँ, ठीक है, और और पोलियो वायरस है, और ये डिप्थीरिया, श्रेया शी, अब तक तो गूगल पे सर्च कर लिया होगा। नहीं किया पर शायद वायरस है। चलो ये आप लोग के लिए असाइनमेंट है, ये इसके बारे में जरा पढ़ लेना, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो कोविड-19 और ये वैक्सीनेशन और ये सब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हम ही सक्सेसफुल इसलिए रहे, हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट इसलिए कम रहा कि हमारे यहाँ ये पहले से ये सारे के सारे वैक्सीनेशन चल रहे थे, आप सबको ये सब दिए गए होंगे, मुझे दिए गए होंगे, इसलिए भी शायद हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू यूरोपियंस। मीजल्स का दिया है, सबका दे रखा है, सबका, ऐसा कोई इसमें से ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं होगा जो आपको आपके गार्जियन या फादर मदर ने लगवाया नहीं होगा। टिटनेस का तो सर वैसे ही लगता रहता है, इसका भी लगा है सर, टीवी का। हाँ, इसका टीवी का लगा हुआ है सर, चाइल्डहुड में लगाया, अभी अभी एडल्ट एज में आपने लगवाया कि नहीं लगवाया वो आपको पता करना पड़ेगा। कितने वो होती है सर इसकी की वैक्सीन की, वो कुछ होती तो होगी ना सर। असल में इसमें ना बूस्टर डोज लगाते हैं, बूस्टर, और हाँ। सर्टेन टाइम के बाद अगर आप हर 10 साल में बूस्टर लगाते रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, श्रेया समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसको तो एक बार, वैसे इससे ज्यादा और पूछेगा नहीं, मैंने काफी कुछ इसमें कवर अप कर लिया आप लोग के लिए, लेकिन जैसे एक बार कंफर्म सब लोग कर लोगे कि वायरस से होने वाली डिजीज और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है इसके अंदर में, ठीक है, एक मतलब कंफर्म कर लोगे आप लोग। जैसे यूपीएससी हमेशा एक कदम पता नहीं क्यों आगे चलता है स्टूडेंट से, अब वो ये सोचता है कि स्टूडेंट जो है अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया होगा। उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि जो ये पोलियो है, उसने क्वेश्चन दिए थे कि पोलियो जो कि एक वायरस से होने वाली वायरल डिजीज है, ठीक है, बढ़िया, तो स्टूडेंट यही याद करके गया था कि पोलियो क्या है, वायरल डिजीज है। उसने क्वेश्चन पूछा कि जो पोलियो का वायरस है वो आपका सिंगल स्ट्रैंड है कि डबल स्ट्रैंड है, उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया। ये पोलियो का जो वायरस होता है, पोलियो वायरस होता है ना, उसने ये पूछा एग्जामिनर ने यूपीएससी में कि ये सिंगल स्ट्रैंड होता है कि डबल स्ट्रैंड होता है। सिंगल स्ट्रैंड मतलब कि एक ही ऐसे का बना होता है, या डबल स्ट्रैंड का मतलब, ये इनको साइंस वालों को पता होगा, ऐसे करके बना होता है। उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया। डबल है सर, आज सर्च करोगे क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक यही होता है दोनों को। श्रेया, ये आपका कोरोना भी तो सर सिंगल ही है। श्रेया समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसे पूछता है वो, तो देखो, अगर आप करने को, स्टडी करने को खाली इतना पढ़ लिया बस छोड़ दिया, लेकिन यूपीएससी का एग्जाम अगर क्रैक करना है तो हर चीज के इन डेप्थ में जाके देखो, आपको हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए, इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर वही आपसे क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है। वो हमेशा जो फ्रंट पेज पे न्यूज होती है ना, उससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। नेक्स्ट अगला ये रहा, नॉट इन फेवर ऑफ इम्पोजिंग फैमिली प्लानिंग, गवर्नमेंट टेल सुप्रीम कोर्ट। तो असल में सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ था, उसने एक पीआईएल दायर की, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और ये कहा कि जो अभी की बीजेपी गवर्नमेंट है वो ये प्लानिंग कर रही है कि आफ्टर विद इन 1 year और 2 year दे गोइंग टू इंट्रोड्यूस सिंगल चाइल्ड पॉलिसी स्कीम, ठीक है, सिंगल चाइल्ड पॉलिसी स्कीम, कि इंडिया की पॉपुलेशन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक। तो इसके अगेंस्ट में ये एनजीओ जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ओवरऑल लॉ की प्रोसेस होती है, उसके बाद गवर्नमेंट को एक एफिडेविट देना पड़ा। इसको आप लोगों ने कभी बनवाया होगा अपने कॉलेज के लिए, एफिडेविट बोलते हैं हम लोग। एफिडेविट का मतलब ये होता है कि जो भी आप 100 रुपीज के या 50 रुपीज के स्टैम्प पेपर में लिख के देते हो, अगर वो झूठ निकला तो उसमें फिर आप बाद में उसमें क्या होगी, पेनल्टी होगी आपको। इसलिए कोई भी कभी कोई एफिडेविट में झूठा लिख के देता नहीं है। तो एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने बोला कि वी हैव नो फर्दर मतलब फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग टू इम्पोजिंग फैमिली प्लानिंग, यानी कि लोग अपने आप एक बच्चे पैदा करें वो अलग बात है, लेकिन हम ये मैंडेटरी नहीं करेंगे। जैसे सिंगल चाइल्ड पॉलिसी किसने अडॉप्ट किया था, आपका नेबरिंग कंट्री चाइना, ये उसने किया था 1979 में, ठीक है। और अभी 2000 मैं एग्जैक्ट डेट में याद नहीं आ रही है, 17 या 18 में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को उसने खत्म कर दिया। वजह ये थी कि उसके यहाँ जो एजिड पॉपुलेशन थी वो बढ़ती जा रही थी, और यंगस्टर पॉपुलेशन जो है वो खत्म होती जा रही थी। जैसे अभी राइट नाउ, अगर अभी आज की हम करंट की बात करें तो पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ऐसी कंट्री है जहां सबसे ज्यादा क्या है, यंगेस्ट पॉपुलेशन है, यूथ की, और ये यूथ की पॉपुलेशन 2035 तक रहेगी।
तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात ये है कि इनको अगर आपने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया तो यही फिर आपके दंगे भी करेंगे। ठीक, तो यहाँ से जो फैक्ट है जो हमको पढ़ना है वो ये आ सकता है कि एक तो पहला ये आप पढ़ोगे सेंसस, ठीक है, सेंसस 2011। जो आप में से अगले साल 2021 में एग्जाम में बैठने जा रहे हो, इस बार सेंसस पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि अगला सेंसस तो अब शुरू हो गया है, उसका डाटा 2021 के लास्ट में या 22 के उसमें पब्लिश होगा, तो उसके बाद के जो एग्जाम के लोग बैठने वाले होंगे उनके लिए फायदेमंद होगा। पर आप लोग 2011 का सेंसस रिवाइज करके जाओगे एग्जाम में अगले साल के लिए, इस साल का जो भी आप एग्जाम पढ़ने वाला बचा हुआ, उसमें टॉप 3 स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट और सेक्स रेशो, 3 चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, और ये डेंसिटी एरिया। तो यहां से हमें एक ये क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए क्या आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका ये रहा क्वेश्चन, यूएस अप्रूव फाइजर वैक्सीन एज मिलियंस ऑफ डोजेस बिगेन शिपिंग, फर्स्ट शॉट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन लेस देन 24 आवर्स। ठीक है, तो जैसे ही आपके ब्रिटेन ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया, वैसे ही अब बहुत सारी कंट्रियां विद इन, कहते हैं कि दिसंबर के आते आते लगभग मोर देन 50 कंट्रीज अपने यहाँ ये वैक्सीनेशन फाइजर का शुरू कर देंगे। तो ये अच्छी बात भी है, और राहत देने की बात ये है कि इससे जो मोर्टेलिटी रेट है पूरी दुनिया में कम होगा, चेन टूटेगी और फायदा ही होगा। ठीक है, और अगर आप इसको सीधे नीचे देखो, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो द यूएस इज द 6th नेशन, दिख रहा है नीचे तीनों को, यूएस इज द 6th नेशन, यानी कि उसके पहले कौन कौन सी कंट्री है जिसने फाइजर शुरू कर दी है? ब्रिटेन, बहरीन, कनाडा, सऊदी अरेबिया, मैक्सिको, दिख रहा तीनों को? सर फाइजर यूएसए की है ना? नहीं, ये जॉइंट वेंचर बना है ब्रिटेन की कंपनी और यूएस की कंपनी से, जॉइंट वेंचर है दोनों का, लेकिन इसका मेन प्रोडक्शन और स्टडी जो हुई है ब्रिटेन में हुई है। श्री श्रेया दिखा आपको नीचे? सर इंडिया ने तो 160 कितना वो भी किया है ऑर्डर इसी से, ये फाइजर की आप देखते हैं उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर पाते हैं कि -70 डिग्री में। अच्छा, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि फाइजर लगाने लिए टॉप 3 नेशंस के नाम बताओ जो सबसे पहले लगाए थे। तो पहला नाम किसका आएगा? ब्रिटेन का, दूसरा आपका बहरीन का, और तीसरा कनाडा। ठीक है, इसको ऐसे भी रखना, BBC, ब्रिटेन, बहरीन और कनाडा। और ऐसे भी हो सकता है कि यूएस का कौन सा नंबर था आपका? 6th। ठीक है, और इंडिया में इस समय ध्यान रखना, थर्ड फेज में, इंडिया में इस समय थर्ड फेज में 8 वैक्सीन चल रही है रेस में, 8 वैक्सीन इस समय थर्ड फेज में पहुंच चुकी हैं। तो जनवरी तक आपके मार्केट में, इंडिया के मार्केट में आपको 8 वैक्सीन मिलेंगे इंक्लूडिंग फाइजर, आपका मन जो भी लगाए आप। ठीक है, सबसे अच्छी फाइजर है ना अभी तक? ये तो कुछ पता नहीं ना, ये तो अब पता चलेगा ना कि देखो क्लेम तो ऐसा हमारी बायोटेक भी करी कि 94% उसकी एक्यूरेसी है, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे का वो कह रहा है कि हमारी तो 96% एक्यूरेसी है। तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा। हमने बस ये प्रोग्राम रखा है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद आपको हाफ एन आवर 30 मिनट जो है वहीं बैठना पड़ेगा कंपाउंड में, कि अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है तो आपको तुरंत इलाज किया सके, 30 मिनट बाद आप घर जा सकते हैं। और अभी सबसे पहले सबका जो नाम है वो चुना गया है विद द हेल्प ऑफ द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट की मदद से सबसे पहले आपके जो कोविड वॉरियर हैं, यानी कि डॉक्टर्स, पुलिसमैन जो भी हैं, पहले उनको चुना गया है, यानी कि कह सकते हो कोविड वॉरियर्स को चुना गया, और दूसरा विद द वोटर लिस्ट चुना गया है जिनकी एज 60 से प्लस से ऊपर है। पहले कॉमन पब्लिक तक कब आएगा? ये 2022 तक। 22 तक? हाँ, अभी कहाँ आ रहा है, लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे हैं ना कि हम विद द हेल्प ऑफ आवर ओन इम्यून सिस्टम, और ये इसकी वजह से शायद हम 2021 के मिड तक आते आते पूरी चेन को तोड़ दें। जो कोरोना फैलने की चेन है वो तो टूट जाएगी ना। ये वैक्सीन तो मेन मकसद क्या है वैक्सीन का देने का? चेन को तोड़ना, चेन तोड़ने का। ठीक है, चलो खैर, उससे तो लॉकडाउन 20% भी कर देंगे तो बहुत हो जाएगा, बहुत आराम से रुकेगा। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्री श्रेया समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है दोनों को? यस सर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला चेंज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अगला अगर आप ये देखो, थोड़ा ये इकोनॉमिक्स का न्यूज का है। इंडस्ट्रियल आउटपुट स्टे इन पॉजिटिव टेरिटरी फॉर सेकंड मंथ एट 3.6%। तो देखो इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है, 2 तरीकों से हम पता करते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। पहला कि जब डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, ये जैसे ऊपर लिखा है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ग्रू 11.2% इन अक्टूबर। जब डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो कमर्शियल आपकी चीजें हैं, जैसे दुकानें हो गई, मॉल्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, वो दोबारा ओपन हुई हैं, दोबारा उनमें प्रोडक्शन शुरू हुआ है, तभी तो डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई है? बढ़ी है। और जैसे ही आपका डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, उसका कॉन्सिक्वेंस हमेशा निकलेगा कि आपका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है,
ये ध्यान रखना, ये क्रॉनिकल ऑर्डर में होता है कि पहले डिमांड और कैपेसिटी बढ़ेगी, उसके बाद हमेशा आपका इंडस्ट्रियल जो आउटपुट होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद तीसरी स्टेज में आपका जो एक्सपोर्ट होगा या जो कंजम्पशन होगा लोगों का, वही बढ़ना क्या हो जाएगा, जो इंडिजिनियस कंजम्पशन होता है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है। चलो भाई, अगला ये रहा, ये आपके कल की खबर का था, सॉरी परसों का, इंडिया इज ऑन ट्रैक टू रिड्यूस एमिशंस। तो ये प्रकाश जावड़ेकर आपके क्या है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर, तो इन्होंने वही बात को रिपीट किया जो मोदी साहब ने किया था कि हमने 21% का टारगेट रखा था, लेकिन हम उसको कहाँ तक ले जाएंगे, 35% तक। ठीक है, तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि इंडिया का जो टारगेट था वो कितना था ऑफिशियली, तो वो 21% था, जो कि अचीव किया हमने, और हमने इसको बढ़ाकर कर दिया है 35%। कब तक, 2030 तक। 30 तक। हाँ, तो वो आपके एग्जाम में इस तरीके से वो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा यहाँ से एक फैक्ट जो आपको रिवाइज करना है, 2 फैक्ट आपको दिख रहे होंगे। पहला एक ये दिख रहा है, कोप 26, श्री दिख रहा है आपको, कोप 26। ठीक है, ये जो मैंने लिखा दिखा आपको कि मेरा वीडियो वहां पर आ रहा है, दिखा है, दिख गया सर, दिख गया। मैंने थोड़ा वीडियो नीचे कर दिया था, नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, श्री आपको दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो एक कॉन्फ्रेंस, कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। एक तो ये आप सर्च करोगे, इसके बारे में थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाओगे, और दूसरा आपका ये UNFCCC, हाँ, यानी कि आपका लिखा हुआ है UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है सर, इसमें बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं सर, योजना में भी। तो मैं तो आपको शुरू से मैंने क्यों बोल रहा था, हाँ, क्योंकि सर आप ये पढ़ा रहे थे ना, ये मैंने फरवरी वाली योजना में आ रखा था सारा, आ रखा है। अच्छा, यहीं से एक बॉक्स में आपको दिख रहा है, श्रेया इसको पढ़ना क्या लिखा है, ये जो मैंने एरो किया है, टॉप 10 एंड एमिटर्स बिल। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको मिल जाएगा टॉप 10 में। अगर टॉप 5 के भी याद रखोगे तो बहुत आसान है, जैसे पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे यूरोपियन यूनियन, थर्ड नंबर देखो हम आ गए इंडिया, कहीं तो आए टॉप 5 पे, फिर चौथे पे जापान, और 5वें पे कनाडा। ठीक है, तो ये लोग भी इसमें प्रेजेंट है। देखो, अभी अमेरिका की तरफ से जब से बाइडेन आए हैं तब से बहुत, पूरी दुनिया के लिए बहुत राहत की बात है। और आज का अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं देखा होगा तो आज तो उल्टा UN के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बोला है कि अब वक्त आ गया है कि हमें अभी से, आज रात से ही पूरे दुनिया में क्या लगा दी चाहिए, क्लाइमेट इमरजेंसी, और लगभग 1 साल तक लगा के रख रही है। क्लाइमेट इमरजेंसी का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट आधा कर दो, जितना हो सके कार्बन का इमिशन कम कर दो, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो अगला खतरा है वो आपका किसका है, ये कार्बन इमिशन का आपका अगला खतरा है। ठीक है, तो उससे हमको ज्यादा खतरा लग रहा है। अब देखते हैं क्या रहता है। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अगला आपका ये रहा, डॉक्टर स्टेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिक्सोपैथी कंट्री। ठीक है, तो मिक्सोपैथी क्या हो गया भाई? सर, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को उनको लाइसेंस दिया ना, उसका सर्जरी का परमिशन दे दिया। हाँ, तो उसके अगेंस्ट में एलोपैथी के डॉक्टर्स जो है वो अगेंस्ट में बैठे हैं। अब इनको क्या परेशानी है एलोपैथी डॉक्टर्स को, कोई आइडिया? सर, इनकी तो सर पूरा सर्जरी से तो वो है इनकी सर सोर्स ऑफ इनकम, और मतलब जैसे भी ये करते हैं। अच्छा, ये तो अनऑफिशियली हो गया। ऑफिशियली वो क्या दे रहे हैं इसके पीछे लॉजिक? सर, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते हैं आयुर्वेदिक के वो, और हाँ, इतनी सर्जरी की उनके वो भी नहीं सिखाते ना उन्हें। ठीक, तो यहाँ से जो हमारे लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, हम प्रीलिम्स के लिए, इसमें हम डिबेट में नहीं आएंगे, ये मेंस की डिबेट आपकी हो जाएगी। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बोल सकते हैं कि फादर ऑफ आयुर्वेदा किसे बोलते हैं, और ऋषि पतंजलि। अच्छा, और इसको सर्च करना, भी 2-3 नाम और भी मिलेंगे। और दूसरा आप ये सर्च करोगे कि द बुक्स या एंशिएंट बुक रिलेटेड टू आयुर्वेदा। ठीक है, इसको देख लो, लिख लो जरा, बुक्स रिलेटेड टू आयुर्वेदा। ठीक है, बुक्स रिलेटेड टू आयुर्वेदा। एक तो बताया था आपने, कौन सी बताई थी सर? चरक संहिता बताई थी ना, वो हिस्ट्री पढ़ रहे थे जब। हाँ, चरक संहिता, बढ़िया। हाँ, किसने लिखी थी चरक संहिता? ये बताया था मैंने, ये नहीं बताया था सर? बताया था हाँ, बताया था। चलो गए इसको, पर हाँ, हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब पढ़ा था चरक संहिता। श्रेया? यस सर। ठीक है, ये सर्च कर लेना, आयुर्वेदा के फादर जो हैं किसे बोलते हैं हमारे यहाँ, फादर ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, चलो खैर,
अच्छा, मजेदार बात ये है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले जो सर्जरी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्जरी को कोई बताएगा? देखिए किसकी हिंदी अच्छी है। सर सर्जरी को हाँ, किसी को नहीं पता। श्रेया, श्रेया को पता हो? श्री से थोड़ा मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि श्री का हिंदी का इतना वहाँ पढ़ते नहीं है। सर शल्य चिकित्सा बोलते हैं। यही है। हाँ, पार्डन? शल्य चिकित्सा। शैल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा उसको बोलते हैं शैल्य क्रिया, ऐसे करके लिखा होता है, शैल्य क्रिया। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई, अगला ये रहा आपका, एनके सिंह कॉल्स फॉर अ फ्रेश लुक एट द 7th शेड्यूल। ये एनके सिंह कौन है आपके? इसको लिख लो शॉर्ट में, चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। अब देखो यहां से क्वेश्चन जो एक बन सकता है वो बन सकता है आपका पॉलिटी का। एक पॉलिटी का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? ये सूर्या, 7th शेड्यूल में क्या है? तो 12 शेड्यूल होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ सर। मेरा क्वेश्चन है कि 7th शेड्यूल में क्या चीज है? सर इस वो एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन यूनियन स्टेट्स। एलोकेशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन स्टेट्स। सर वो कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और वो स्टेट लिस्ट, तीनों लिस्ट जो है किसमें आपकी? 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में। तो ये आने वाले एग्जाम में आ सकता है। ठीक है सर ये मैं पूछ रहा था, जो ये बिल है ना, किसान वाला बिल, हाँ, ये कंकरेंट लिस्ट में आएगा सर, स्टेट लिस्ट में? नहीं देखो इसका तो अभी वो बिल के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे होगा ना। जैसे आपकी मंडी है, जो मंडी है वो आपकी स्टेट लिस्ट के अंदर में आती है कि स्टेट वाले उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कॉन्करेंट में नहीं आती है। लेकिन जो आपकी ये कॉर्पोरेट सेक्टर वाला सेक्शन हो गया, ये सेंट्रल की लिस्ट में आता है आपका, सेंट्रल लिस्ट में आता है ना। इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। चलो बस इसमें इतना ही था। अब आप लोग गोल निकाल लीजिए, क्या कहते हैं,